दोस्तों प्रणाम। एक बार फिर से आप सभी देशवासियों का कवि संतोष चैनल पर हार्दिक स्वागत, बंधन। आइए एक पुनः दर्द भरी हृदय विदारक कहानी से आपको अवगत कराते हैं। एक ऐसी पीड़ा है, एक ऐसी आह है इस कहानी में जो सुनने के बाद कलेजा कांप उठता है। और मैं ये कहानी अगर आप तक भेज रहा हूं तो इस उद्देश्य से नहीं कि किसी का मन दुख जाए, किसी का दिल दुख जाए, किसी को पीड़ा मिले, नहीं। मेरे इस कहानी भेजने का मात्र और मात्र इतना सा उद्देश्य है कि समाज को जगाया कैसे जाए, समाज को समझाया कैसे जाए, समाज में पलने वाली ये खामी, ये कमजोरी हटाई कैसे जाए। ये चिंतन का विषय है, ये मनन का विषय है। और सिर्फ अकेले मेरे, आप या सरकार के लिए नहीं, समूचे समाज के लिए चिंतन और मनन का विषय है। गरीबी हटाते हटाते सरकारें हटती चली जा रही। देश को आजाद हुए लगभग 75 साल हो गया, आज भी गरीबी हमारे यहां से हट पाई? नहीं हट पाई। और गरीबी में जब इंसान जीता है तब ये कहानी वहीं से शुरू होती है। एक गरीब की कहानी है, कहां तक ले जाती है गरीबी उसे। आइए कहानी से अवगत करवाते हैं। किसी शायर ने लिखा कि मुफलिसों की जिंदगी का जिक्र क्या करें, मुफलिसों की जिंदगी का जिक्र क्या करें, मुफलिसी की मौत भी अच्छी नहीं होती। आप समझ सकते हैं अपनी गुर्बत की कहानी हम सुनाएं किस तरह। गुर्बत माने गरीबी, मुफलिसी। अपनी गुर्बत की कहानी हम सुनाएं किस तरह। रात फिर बच्चा हमारा रोते रोते सो गया। ये है गरीबी साहब। आइए जो कहानी हम आपको बताना चाहते हैं वो कहानी जनपद हमीरपुर की है, थाना सिसोलर लगता है और गांव खैर का डेरा है। एक छोटा सा पुरवा है उस गांव में जहां निषाद बस्ती है, जहां केवट बिरादरी के लोग रहते हैं। उनका काम है भट्ठों पर जाके काम करना। उसी गांव में रामरूप निषाद जो है वो मजदूरों के ठेकेदार है। हमीरपुर के थाना सिसोलर के खैरा का डेरा जो गांव है, इस गांव में रामरूप जो है वो मजदूरों के ठेकेदार हैं। छोटी सी बस्ती है, छोटा सा परिवार है, लगभग 4-5 घरों को मिला करके 25 से 30 मजदूर वहां हो जाते हैं। रामरूप ही इन मजदूरों को ले जाकर के भट्ठों पर काम करवाते हैं। इन लोगों का काम भट्ठों पर ईंट पाथना, ईंट ढोना, भट्ठा लगाना, आग लगाना, भट्ठे में, यही सारा काम इनका है। रामरूप सीजन जब आता है तो ये भट्टे की तलाश में है, चूंकि ठेकेदार ही हैं, तमाम भट्ठा वाले इनसे टच में रहते हैं। वहीं कानपुर के कोतवाली घाटमपुर की कहानी है जहां से ये घटना नए तरफ मुड़ जाती है। कानपुर शहर के घाटमपुर कोतवाली के अंतर्गत बरौली गांव में एक भट्ठा चलता है और भट्ठा मालिक हैं राजा सिद्दीकी। राजा सिद्दीकी के भट्ठे पर रामरूप जो है वो नौकरी करते हैं, वहां मजदूरों के ठेकेदार हैं और पूरी इनकी टीम के मजदूर ही वहां काम करते हैं। इनके ही परिवार के भाई बंद के लोग ही, इनके ही चाचा भतीजे, बेटी बेटा, पोती पोता, यही सारे लोग वहां भट्टे पर काम कर रहे हैं। और उन सबके ठेकेदार जो है वो रामरूप जी। 27 फरवरी की रात होता क्या है, रामरूप का बेटा भी इनके साथ काम करता है, रज्जू नाम है, और रामरूप का भांजा भी इनके साथ काम करता है जिसका नाम संजय है और लोग उसे संजू कहते हैं। तो संजू, रज्जू और रामरूप ये तीनों शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद ये उसी अपने ही डेरे में, अपने ही कबीले में रहने वाली 2 लड़कियों के साथ इतना गलत करते हैं जिसकी जिक्र कर पाने में जबान कांपती है, हृदय कांप पड़ता है। वो दोनों लड़कियां इनकी चचेरी भतीजी बेटी लगती हैं। और रात को शराब के नशे में ये लोग पहुंचते हैं। लोग शाम का ही समय है, 27 तारीख है, शाम का समय है, लोग अपने अपने काम में हैं और ये तीनों पहुंचते हैं, बाप बेटे और भांजे। वहां जा करके शराब के नशे में उन बच्चियों के साथ दुराचार करते हैं, अत्याचार करते हैं, गलत काम करते हैं और उसकी वीडियो भी बनाते हैं। उसके एक दिन पहले भी ये लोग उन बच्चियों की वीडियो बनाए थे। उन दोनों बच्चियों की उम्र 16 साल और 14 साल बताई जाती है। 14 और 16 साल की उन लड़कियों की ये वीडियो बनाते हैं। और इनकी उम्र, जो रामरूप है इनकी उम्र 48 साल है, जो रज्जू है उसकी उम्र 18 साल है और जो इनका भांजा संजू है उसकी उम्र 19 साल है। और तीनों शराब पिए।
घटना में यह भी जिक्र आता है कि उन बच्चियों को भी ये लोग शराब पिला देते हैं, उनके साथ गलत काम करते हैं, उसकी वीडियो बना लेते हैं। सुबह हो जाती है, 27 के रात की घटना है, 28 तारीख की सुबह ये लोग क्या करते हैं, फिर उस वीडियो को उन बच्चियों को दिखा करके ब्लैकमेल करना चाहते हैं। बोलते हैं यहाँ भेज देंगे, वहां भेज देंगे, मोबाइल पर भेज देंगे, किसी से कहना मत। ये डर बच्चियों को बताते हैं। लेकिन अब बच्चे हैं, चूंकि शाम का समय था तो रात निकल गई, सुबह किसी तरह से ये पूरी मजदूर टोली में इस बात का जो है जिक्र होने लग गया। ये कहानी हर मजदूरों के कान में पहुंचने लग गई। सबने बच्चियों को डांटना शुरू किया। उस बच्ची के जो पापा राकेश निषाद थे, राकेश जी ने पूछा बच्चियों से। वहां पूछने के बाद फिर जब वो रामरूप से बात करने लग गए तो रामरूप में और राकेश में झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हुआ तो हाथापाई की नौबत आ गई। ये इतना सब कुछ करते कराते शाम को 3-4 बज गया। शाम को 4 बजे के बाद मामला थाने की तरफ रुख करता, तभी समझौते की बात उठने लगी कि नहीं, इसका समझौता किया जाए। लेकिन बदनामी की डर उन बच्चियों के दिमाग में चलने लग गया कि मेरी वजह से मेरे पापा की मर्यादा जा रही है, इज्जत जा रही है। उन दोनों ने 28 तारीख की रात में एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। दोनों भट्ठे से थोड़ी दूर जाने के बाद बेर के पेड़ से, जहां झुरमुर था, बेर का पेड़ था, वहां जाकर के उन दोनों बच्चियों ने एक दुपट्टे को फाड़ा और आधा आधा करके दोनों ले लेती हैं और 16 और 14 साल की उन बच्चियों ने अपने जीवन का अंत कर लिया। अब आप समझ सकते हैं कि एक शराब, दूसरी गरीबी। अगर वो गरीबी ना होती तो शायद ईंट भट्ठों पर जाकर के मजदूरी करने के दिन ना आते, ये नवीयत उन बच्चियों के लिए ना आती। लेकिन गरीबी ने उनको वहां तक पहुंचा दिया और फिर शराब ने उनको मौत के गाल में ढकेल दिया। चलिए कोई बात नहीं, रात को 10 बज जाता है। भट्ठा मालिक यानी राजा सिद्दीकी को फोन जाता है कि बच्चियां दोनों बाहर के लिए निकली हुई थी और अभी तक लौट करके नहीं आई है। राजा सिद्दीकी अपनी टोली के साथ वहां आते हैं, बच्चियों की खोजबीन करते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, सुबह देखा जाएगा कहाँ है। लेकिन ये विवाद उन्हीं की तरफ यानी रामरूप की फैमिली की तरफ ही राकेश के परिवार से जाने लग गया कि इन लोगों ने मेरी बच्चियों के साथ ऐसा ना किया होता तो बच्चियां गायब ना होती। तभी आधे घंटे के बाद किसी ने बताया कि वहां जो है जंगल में घटना हो गई है। जाते हैं लोग, देखते हैं, मामला थाना पुलिस का हो जाता है। राजा सिद्दीकी भी अपना जान बचाने के लिए पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन देते हैं। तुरंत कोतवाली घाटमपुर के दरोगा वहां पहुंचते हैं और लाश को कब्जे में लेते हैं, उसका पोस्टमार्टम करते हैं, सब कुछ होता है। फिर लाश को थाना सिसोलर पहुंचाया जाता है, हमीरपुर। अब ये पूरा मजदूर टोली हमीरपुर पहुंच गया है। थाना सिसोलर यानी खैर का डेरा अपने गांव में पहुंच गया है। और वहां पहुंचने के बाद वो दबंग टाइप का रामरूप जो है पुलिस की कस्टडी में आया है। लेकिन उसके परिवार के लोग राकेश से दबाव बना रहे हैं कि अगर बयान कर दो, उन लोगों को छुड़ा लो, समझौता कर लो, नहीं तो मामला और बुरा हो जाएगा। अब सोचिएगा कि एक सप्ताह, इस घटना के एक सप्ताह भी नहीं बीते थे कि राकेश को इतना धमकाया, डरवाया गया सुलह समझौते के लिए कि ये डर राकेश को इतना सताया कि राकेश ने सेम उसी तरह से जैसे दोनों बेटियों ने अपने जीवन का अंत किया था, वैसे ही राकेश निषाद भी अपनी जिंदगी को खत्म कर लेता है। यानी उस बेटी का बाप भी ऐसा कर लेने पे मजबूर हो जाता है। अभी तक इस घटना में जो कहानी आगे बढ़ी है वो तीनों आरोपी जो रामरूप हैं, रज्जू और संजय, ये तीनों पुलिस की कस्टडी में हैं और सिसोलर के जो थानाध्यक्ष हैं इनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। लापरवाही के नाते जो है वहाँ की एसपी जो दीक्षा शर्मा है, इन्होंने इन्हें लाइन हाजिर किया है और कहा है एसपी जी ने कि दबाव के नाते ऐसा हुआ है, जो राकेश ने घटना घटाई है, जो राकेश ने किया है। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इस कहानी को आप तक भेजने का यह मतलब था कि इस तरह से अगर किसी के साथ अनैतिक अत्याचार होता है, जुर्म होता है, किसी को पीड़ा दी जाती है, तो क्या इसका परिणाम भी उसके परिवार को इस तरह से उठाना पड़ेगा? मैं सरकार से निवेदन करूंगा, इसमें राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है और प्रियंका जी ने ट्वीट किया है, अखिलेश यादव जी ने भी इस घटना पर ट्वीट करी है, चंद्रशेखर रावण आज़ाद ने ट्वीट किया है, सब लोगों ने निंदा करी है, सरकार को कोसा है, सबने कहा है कि जो ये हमीरपुर की घटना है सिसोलर की, ये बहुत ही विभत्स घटना है और निंदनीय है।
इस पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो उन बच्चियों के साथ शराब के नशे में और शराब पिला करके इस तरह से दुराचार व्यवहार करने वाले लोग आज भी अपने समाज में जिंदा हैं, जी रहे हैं। क्या उनको जीने का हक है? और अगर इस तरह से हमारे समाज में आए दिन घटनाएं घटती रहेंगी तो सरकार इस पे कितना रोकथाम करेगी? हमको आपको इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, हम आप क्या करें, ये भी एक सवाल है। और मेरी समझ से जितने लोगों के सामने से मेरा ये वीडियो पहुंच रहा है, सारे लोग विचारिए, अगर थोड़ी सी भी शिक्षा आपके अंदर है, थोड़ा सा भी शिक्षा का प्रभाव है आपके अंदर, थोड़ी सी भी सामाजिक सोच है आपके अंदर, तो आप भी सोचिए कि अगर आसपास में ऐसी घटनाएं या मलिन बस्तियों में, ऐसी गरीब बस्तियों में ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो इसके लिए हम आप भी कुछ जिम्मेदारी उठाएं, कुछ करें। अकेले सरकार क्या कर सकती है? और सरकार तो जिस तरह से लापरवाही बरती है, वहाँ के प्रशासन के लोगों ने जिस तरह से लापरवाही बरता है, वहाँ मौका वारदात जो घटनाएं प्रदेश में घट रही हैं, अब सरकार को कितना दोष दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सिस्टम में खामी है जरूर, कुछ ना कमी है जरूर। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करके मुझे धन्यवाद कहते हैं, सराहते हैं, बहुत बहुत खुशी मिलती है। और मैं मन से बताऊं कि आप लोगों का प्यार आशीर्वाद ही है कि मैं समय निकाल करके आप लोगों के बीच में बात कही कर लेता हूं। मुझे भी अच्छा लगता है। आप लोगों से जो मोहब्बत है ये आजीवन बरकरार रहे। परिवार की संख्या यानी कवि संतोष चैनल के जो सब्सक्राइब करने वाले मेंबर हैं उनकी संख्या बढ़े, तब काम करने में और अच्छा लगता है और मन लगता है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो मोहब्बत मुझे दे रहे हैं, जो प्यार मुझे दे रहे हैं, आने वाले कल में बहुत जल्द ही एक बड़ी संख्या में हमारा पूरा परिवार हो जाएगा कवि संतोष चैनल का, और जिसके लिए मैं, मेरी पूरी टीम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि किसी का दिल ना दुखे, किसी को पीड़ा ना पहुंचे, इस उद्देश्य से ये वीडियो नहीं बनाया जा रहा है। बस समाज को जगाने का काम किया जा रहा है, समाज के लोगों को एक नसीहत दी जाए, एक शिक्षा दी जाए, जिससे शायद ये बीमारी समाज से हट सके, मिट सके, नशा मुक्त समाज हो, शिक्षित समाज हो। ऐसी कल्पना लिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद।